सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आज 10 जुलाई 2020 करंट अफेयर आपके सामने उपस्थित है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आज देश के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिन है, फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण पर्सन रहेंगे उनको लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज क्रिकेट के अंदर एक नई पहचान देने वाले भारत के बल्लेबाज सुनील मनोहर गावस्कर। सुनील मनोहर गावस्कर इनका जन्म कब हुआ था साथियों? तो इनका जन्म हुआ था 1949 को, 10 जुलाई 1949 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब इनका जन्म हुआ कहाँ पे था ये हमें देखना पड़ेगा। तो सुनील गावस्कर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मुंबई के अंदर, मुंबई में। ये आप नोट कर ले, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे सुनील गावस्कर को लेकर के। ठीक है ना। सुनील गावस्कर को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर किस नाम से जाना जाता है साथियों? लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। फिर प्रश्न ये उठता है कि सुनील गावस्कर का जो जन्म था ना, ठीक है, वो जन्म 1949 में हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था, लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए कि सुनील गावस्कर के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इनकी पुस्तकें देखेंगे ना, एक तो लिखी गई इन्होंने सनी डेज, जो आपके एग्जाम ऑफ वेस से बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी इनकी पुस्तकें बच्चों। ठीक है ना। इनको आप अपने नोटबुक के अंदर अभी डालें। एक कौन सी लिखी है? सनी डेज। अगली देखिए कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने, अगली पुस्तक का नाम इनका आइडल्स। आइडल्स ये दूसरी पुस्तक है, ये फर्स्ट पुस्तक थी, ये सेकंड पुस्तक है। और थर्ड पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी है वो देखिए, वो इनकी थी वन डे वंडर्स। वन डे वंडर्स। ठीक है ना। ये थर्ड पुस्तक थी। और फोर्थ पुस्तक, ये थर्ड थी ना, और फोर्थ पुस्तक सुनील गावस्कर के द्वारा कौन सी लिखी गई है? वो है इनकी रन एंड ठीक है ना, वो करेंगे रूइस, रन एंड रूइस, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है। एक तो इनका जन्मदिन है जिसके बारे में हमने बात की, जिसका नाम था सुनील गावस्कर। ठीक है। दूसरा जो अब बात करेंगे कि इनका जन्म हुआ था ना मुंबई। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। अब साथ में ये भी देखेंगे साथियों कि महाराष्ट्र का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। तो वर्तमान में महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यार। भगत सिंह कोश्यार। ठीक है ना। कौन है? भगत सिंह कोश्यार है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? सीएम। तो इसका नाम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। ये उद्धव ठाकरे कौन से राजनीतिक दल से संबंधित है ये भी आपने माइंड में रखना है। तो ये है शिवसेना से। शिवसेना से। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इन्होंने गठबंधन करके वहां पर सरकार बनाई है। और तीनों का यहां पर जो गठबंधन है उसको नाम दिया गया है महाअगाड़ी गठबंधन। महाअगाड़ी गठबंधन। क्या नाम दिया गया साथियों? महाअगाड़ी गठबंधन का नाम दिया गया है। तो इतना समझ में आ गया होगा ना। यानी कि 10 जुलाई 1949 को किसका जन्म हुआ था? सुनील मनोहर गावस्कर, जिसे आप सुनील गावस्कर के नाम से जानते हो। जन्म कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई कौन से राज्य में पड़ता है आपका? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। इनकी 4 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिसका नाम है सनी डेज, ठीक है ना, आइडल्स, वन डे वंडर्स, रूल, रन एंड रूइस, ठीक है ना। ये 4 पुस्तकें इसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं।
फिर हमने देखा था कि महाराष्ट्र की बात चली तो महाराष्ट्र का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है? भगत सिंह कोश्यार। कौन है? भगत सिंह कोश्यार। और वहां का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और कौन से दल से है? शिवसेना से। वहां पर गठबंधन की सरकार है। यहाँ पर मैंने 2 प्लस के निशान लगाए हैं, इट मीन्स 2 और उसके अंदर ऐड हो रखे हैं। एक तो कांग्रेस है, दूसरी कौन सी है? एनसीपी है, जिसे क्या नाम दिया गया है? महाआघाड़ी गठबंधन का नाम दिया गया है। ओके दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति का और जन्मदिन है आज, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। सुनील गावस्कर के बारे में हमने देख लिया है। फिर जो आज के करंट अफेयर है उसको लेकर के बात करेंगे। एक एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है राजनाथ सिंह। दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है साथियों? राजनाथ सिंह। अब प्रश्न ये उठता है कि राजनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? तो देखिए ये बात तो आपकी क्लियर है कि सर 10 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई को। 10 जुलाई 1951 को, 10 जुलाई 1951 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कौन से राज्य में हुआ था? कहां पर हुआ था? तो आप सबको पता है राजनाथ सिंह का संबंध कौन से राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। कौन से है? उत्तर प्रदेश से है। अब याद रहे कि राजनाथ सिंह वर्तमान में किस समय पर? वर्तमान में हमारे देश के अंदर कौन से मंत्री हैं? तो ये इनके पास मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय साथियों? रक्षा मंत्रालय इनके पास है। एक बात और याद रहे कि राजनाथ सिंह इससे पहले क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इससे पूर्व क्या रह चुके हैं? पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। एक बात और माइंड में रहे, इससे पहले ये देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। गृह मंत्री क्या रह चुके हैं? गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात आई है तो यहां पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? ये देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है राज्यपाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है उसके बारे में आप सब परिचित हैं, जिसका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदी बेन पटेल। इस महिला के बारे में तो आपने सुना होगा ना कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी के बाद मुख्यमंत्री बनने वाली यही थी आनंदीबेन पटेल। कि गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी ना, वो आनंदीबेन पटेल थी, जो वर्तमान में कहाँ की राज्यपाल है, कहाँ की गवर्नर है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इससे तो आप सब परिचित हैं, सीएम से तो, ठीक है ना। और जिनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो साथियों इन 2 व्यक्तियों का जन्मदिन था जिनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। इतना हो गया। अब चलो देखते हैं आगे। फिर अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आएगा और एक एक को लेकर के हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पर आपका आ चुका है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा 5 जल आपूर्ति परियोजना आरंभ की गई? यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत के अंदर जिन्होंने जल उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि जल अवेलेबल कराने के लिए, पीने के पानी के लिए, मत्स्य पालन के लिए, कृषि के लिए, ठीक है ना, यानी कि विभिन्न उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति के लिए 5 परियोजनाएं आरंभ की हैं, ठीक है। तो उस राज्य का नाम साथियों आपका रहेगा मणिपुर। मणिपुर क्या नाम रहेगा? मणिपुर रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मणिपुर के अंदर इस परियोजना का उद्घाटन, यानी कि जो आपके सामने आ रही है ना 5 जल आपूर्ति परियोजना, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में वहां पर मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह वहां पर मुख्यमंत्री कौन है साथियों? एन बीरेन सिंह है, जिसके द्वारा इस परियोजना का क्या किया गया है?
उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात आई तो हम ये भी देखेंगे कि यहाँ का राज्यपाल कौन है। ठीक है ना, कहाँ का राज्यपाल? मणिपुर का राज्यपाल। तो मणिपुर का राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ का राज्यपाल कौन है साथियों? तो नजमा हेपतुल्ला है। अब जो नजमा हेपतुल्ला है ना, ये देश के अंदर पहले मंत्री रह चुकी है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे ना, तो ये मंत्री बनाई गई थी। इसके पास कौन सा मंत्रालय था? यानी कि पूर्व में इसका क्या जानकारी मिलती है? पूर्व में, ठीक है ना। तो नजमा हेपतुल्ला देश के अंदर 2014 से लेकर के और 19 के बीच में देश में क्या रही है, ये आपने माइंड में रखना होगा। तो ये थी अल्पसंख्यक मंत्रालय था इसके पास। कौन सा था? अल्पसंख्यक। कौन सा मंत्रालय था साथियों? अल्पसंख्यक मंत्रालय था। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यक होता क्या है? इट मीन्स जिसकी संख्या कम हो, जिसकी पॉपुलेशन कम हो, जिनकी गणना कम हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक का मंत्रालय किसे दिया गया था? नजमा हेपतुल्ला के पास था। चलो अगले प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अभी। ठीक है, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा और मैं पढ़ के बताता हूं आगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो हमें सब पता है कि एक वैश्विक महामारी आई हुई है, एक वैश्विक महामारी आई हुई है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और इस महामारी का मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ा? कौन सी जाति पर है? मानव जाति पर। ठीक है, मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ा? और वो कौन सी मानव जाति पर? यहां पर बात की गई भारतीय की। ऊपर अगर प्रश्न में देखोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात की गई है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो इसका नाम था के.एस. रेड्डी। के.एस. रेड्डी, यानी कि के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। और ये समिति क्या काम करेगी? ये बताओगी कि इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत के अंदर मानव जाति पर क्या प्रभाव देखने को पड़ा। ठीक है ना, उसके बारे में रिपोर्ट है, वो हमें सौंपेगी। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है ना। और थर्ड प्रश्न क्या कहता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जास्कर रेंज में नीमू का दौरा किया गया, यह किस नदी के तट पर है? ठीक है ना। तो ये जो नीमू है, नीमू जगह का नाम है। नीमू क्या है साथियों? जगह का नाम है। और रेंज कौन सी बताई गई? इसने जास्कर रेंज बताई गई। कौन सी? जास्कर है। कौन सी रेंज बताई इसने? जास्कर रेंज बताई है। ठीक है ना। तो ये जो नीमू है ना आपका, नीमू, ये पड़ेगा सिंधु नदी के तट पर। सिंधु, ठीक है, कौन सी नदी के तट पे पड़ेगा? सिंधु नदी के तट पे पड़ेगा। अब आपने देखा होगा ना कि कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड और उस क्षेत्र के दौरे पर गए थे, क्योंकि हमारा चाइना के साथ कुछ विवाद हो रखा था। ठीक है ना, उसी बीच में गए थे और तभी यहाँ पर वो गए थे, इसलिए प्रश्न आपके सामने डाला गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना। तो कौन सी नदी के तट पे था? सिंधु नदी के तट पर था। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा वो देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। चलो मैं पढ़ के बोल देता हूं। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है, किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांजर के साथ समझौता किया है? ठीक है, देखिए स्क्रीन पर भी आ गया। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आप पढ़ लीजिए एक बार इसको।
देखिए साफ साफ लिखा गया साथियों, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो बैंक का जो नाम रहेगा उसका नाम रहेगा करूर। क्या नाम रहेगा साथियों? करूर। देखिए कितना करूरता नजर आ रही है, लेकिन काम कितने अच्छे करने लग रहा है, ठीक है ना। करूर वैश्य बैंक, ठीक है ना। इस बैंक ने हाल ही में समझौता किया गया है, किसके साथ किया है? बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है, ठीक है ना। और क्यों समझौता किया है? जीवन बीमा उत्पादों को बढ़ाने के लिए, यानी कि मानव जाति पर जो बिना समय के, यानी कि जिनका सही समय नहीं होता, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उनको रिकवर करने के लिए, उनकी परिवार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस बैंक ने अभी हाल ही में समझौता किया है। समझौता किसके साथ किया है? आपके प्रश्न में आपको दिखाई देने लग रहा है, बजाज एलियांज के साथ समझौता किया गया है, ठीक है ना। और ये समझौता क्यों किया गया है, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो वो भी आपके प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसमें लिखा हुआ है जीवन बीमा उत्पादों के लिए यह समझौता किया गया है। साथियों चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने WHO से अलग होने की घोषणा की, यानी कि उसकी मंशा है कि वो WHO से अलग हो जाए। ऐसा वो क्यों करना चाहता है, तो ये बात आपने माइंड में रखनी होगी, ऐसा क्यों करना चाहता है, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीजन ये है WHO से कि उसने कहा कि मैं WHO को सर्वाधिक डोनेशन देता हूं, सर्वाधिक पैसा देता हूं, ठीक है ना। और क्यों देता हूं? क्यों? निष्पक्ष होकर के कार्य करे। लेकिन उसने देखा कि अभी जो वैश्विक महामारी आई थी, और उसको तो आपने पढ़ाई है, क्या नाम था? कोविड, ठीक है ना। वैश्विक महामारी आई और उस देश ने आरोप लगाया, किसके ऊपर आरोप लगाया साथियों? WHO पर आरोप लगाया। किस पे लगाया है? WHO के ऊपर आरोप लगाया है। आरोप क्या लगाया? कि वो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहा, वह एक देश का बचाव कर रहा है, यहां तक कि उसको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि वह देश WHO से अलग हो जाए, ठीक है ना। तो उस देश का नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका, ठीक है। क्या नाम है साथियों? अमेरिका। अमेरिका के बारे में सुना होगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं वाशिंगटन DC। वहां के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति का नाम है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, ये भी आपको मायने में रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी महीने की 4 जुलाई को स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना। किससे स्वतंत्र हुआ था? ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटेन ने उसकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी, ठीक है ना। तो वो आपकी कब की थी? 1783 में की थी, 1783 के अंदर उसने घोषणा की थी। क्लियर ये पॉइंट्स? चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर होगा नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। इसने कहा बलि दी जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हट प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है, यानी कि जिन पशुओं की बलि दी जाएगी। नंबर 1 तो आपने दिमाग में रखना होगा कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर पशुओं की बलि पर आज भी प्रतिबंध नहीं है। अगर इतना आपको पता है तो आपकी आधी समस्या का समाधान तो यहीं पर हो जाता है, ठीक है ना। तो उस देश का नाम रहेगा बांग्लादेश। क्या नाम रहेगा? बांग्लादेश, ठीक है ना। क्या नाम रहेगा उस देश का? बांग्लादेश रहेगा, जिसने अभी डिजिटल हट प्लेटफॉर्म बनाया है। किसके लिए? जिन पशुओं की बलि दी जाती है उनके लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? अभी अमेरिका की बात की थी ना, तो थोड़ी बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, हमारे सामने आएगा तो, ठीक है। तो बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1971 में वह क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। हमने अमेरिका में देखा था, यहां पर भी उस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। अब ये स्वतंत्र किससे हुआ था? तो स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से। इट मीन्स 1971 से पूर्व बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे साथियों? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक।
ठीक है ना। और भारत की सहायता से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। उस समय प्रदेश की जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम था इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी उसका नाम था, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। क्या नाम है साथियों? बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका है। तो समझ में आ गया ये प्रश्न? चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अभी। देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों से कितने मोबाइल ऐप हटाने की घोषणा की है? यानी कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि भारत सरकार ने भारत के अंदर चाइनीज ऐप को बैन किया था, ठीक है ना, जिसके अंदर एक तो आपका टिकटॉक था ना, उसके बाद देश में कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए थे कि बच्चे काफी परेशान हो रखे थे। अब भारतीय सेना ने उसके ऊपर एक्शन लिया है और भारतीय सेना ने वहां पर तो 50 के आसपास ऐप को बंद किया गया था। अब ये प्रश्न आया कि भारतीय सेना ने सैनिकों के कितने मोबाइल ऐपों पर रोक लगा दी है? तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा ना वो रहेगा 89। क्या रहेगा? 89, यानी कि 89 मोबाइल ऐप पर रोक लगाई है। 89 मोबाइल ऐप पर क्या लगाई साथियों? रोक लगाई है। याद रहे ये जो भारत सरकार ने रोक लगाई थी पहले वो तो चाइनीज ऐप थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि चाइनीज ऐप हो, ठीक है ना, और भी देशों के ऐप हैं जिन पर रोक लगाई है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण ऐपों की बात करें तो आपने सुना होगा ना FB का, फेसबुक, ठीक है ना, आपकी फेसबुक पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा इंस्टाग्राम का, ठीक है, इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी गई है। आपने नाम सुना होगा उसका ट्रू कॉलर का, ट्रू कॉलर पर रोक लगा दी गई है। आपने नाम सुना होगा पबजी का, पबजी, ठीक है ना, पबजी पर भी क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। इट मीन्स भारतीय सेना ने अभी 89 जो ऐप थे उनके ऊपर रोक लगा दी है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, जो कि सोशल मीडिया से संबंधित था, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सोशल मीडिया से संबंधित था, बशर्ते कि व्हाट्सएप पर छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, मोस्टली ऐप पर भारतीय सेना ने अपने सैनिकों पर क्या लगा दी है? ऐप पर रोक लगा दी है। चलो साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो अभी आपकी स्क्रीन पर होगा, और प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, तब तक मैं इसको रीड करता हूं। देखिए आपके सामने आ चुका है। ये कहता है भारत के द्वारा किस सागर के अंदर आवागमन का विस्तार करने का इरादा व्यक्त किया गया है? ये सोचिए, ये इरादा है, ये नहीं कि हमने कर दिया है। याद रहे अभी भारत ये चाहता है, हाल ही में ऐसे हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि हम एक सागर के अंदर अपने आवागमन को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, वहां पर ऐसा इरादा व्यक्त किया गया है। तो उस सागर का जो नाम होगा, उस सागर का नाम रहेगा साथियों आपका दक्षिणी चीन सागर। क्या नाम रहेगा? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। अगर ये कहा जाए कि ऐसी मनसा क्यों व्यक्त की गई है, ऐसा इरादा क्यों व्यक्त किया गया है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, तो आपको याद होगा अभी गलवान घाटी, ठीक है ना। और एक वहां पर गलवान घाटी की घटना आपको याद होगी कि वहां पर है ना 20 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, ठीक है ना, जिसमें चाइना हमारे क्षेत्र के अंदर घुस आया था, हमारे एरिया के अंदर घुस आया था। भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है ना। और कुछ समय के पश्चात चाइनीज सैनिक वो वापस पीछे हटने को मजबूर हुए थे। और इसी समय फिर भारत ने भी अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी में परिवर्तन किया, और परिवर्तन ये किया कि जहां पर चाइना के द्वारा दादागिरी बरती जाती है, ठीक है ना, जिसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, और ये कहता है कि पूर्ण रूप से दक्षिणी चीन सागर पर चीन का अधिकार है, तो भारत ने भी वहां पर आवागमन थोड़ा विस्तारवादी चलाने का अभियान चलाया कि हमारा आवागमन वहां पर निरंतर चलता रहेगा, ठीक है ना। एक झील और थी ना, पेंगोंग झील, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी,
ठीक है, तो भारत ने भी अपना दूसरे तरीके से काम करना आरंभ कर दिया। अगर चाइना ऐसा करता है तो हम उसके साथ ऐसा ही जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है साथियों, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के निजी समाचार चैनलों के प्रसारण पर हाल ही में किस देश के द्वारा बैन लगाया गया है? बड़ी कमाल की बात है ना कि जितने भी हमारे देश के अंदर प्राइवेट न्यूज चैनल हैं, समाचार पत्र या समाचार एजेंसियां हैं, उन सब पर एक देश के द्वारा हाल ही में रोक लगा दी गई है। उस देश का नाम आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो आप भी देख करके बड़े आश्चर्यचकित होंगे साथियों। उस देश का नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। ये देखिए, ठीक है ना, कि नेपाल के द्वारा भारतीय समाचार चैनलों, जितने भी प्राइवेट निजी मीन्स होते हैं प्राइवेट चैनल हैं, उन सब के ऊपर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है कि उनका किसी का भी प्रसारण नेपाल के अंदर नहीं किया जाएगा। नेपाल की अगर राजधानी की बात करते हैं तो आपको सबको पता है, कल भी हमारे सामने आया था, क्योंकि हम तो डेली करंट अफेयर करते हैं। कल भी नेपाल का एक प्रश्न आया था, तो राजधानी क्या थी आपकी? काठमांडू थी। क्या थी? काठमांडू। ठीक है ना, और वहां की मुद्रा क्या थी? मुद्रा थी रुपया। ठीक है ना। वैसे नेपाल हमारा मित्र राष्ट्रों में से रहा है, और नेपाल के लिए भारत और नेपाल के बीच में कहावत बड़ी प्रचलन में रही है। और कहावत क्या थी कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाता है। किसका? रोटी बेटी का नाता बताया जाता था। कि आपने नाम सुना होगा ना कि भारत में एक राजा जनक हुए थे, ठीक है ना, और उसकी शादी थी वो नेपाल में की गई थी। जनकपुरी आज भी नेपाल के अंदर है। राजा जनक का जो मंदिर है वो नेपाल के अंदर ही है। ठीक है ना, तो वहां पर जो है ना भारत का रोटी और बेटी का आपस में संबंध बताया जाता है। चलो साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहता है दक्षिण पूर्व एशिया के किन दो देशों ने रूबेला और मीजल्स को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के दो देश ऐसे हैं जिन्होंने रूबेला और मीजल्स, जो कि एक प्रकार के वायरस हैं, उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि हमारे देश के अंदर वो दोनों के दोनों पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, वो दो देश कौन से हैं? तो एक देश का नाम तो रहेगा आपका श्रीलंका, ठीक है, और दूसरा जो देश रहेगा आपका क्या रहेगा? मालदीव। ठीक है, ये दो देश हैं जिन्होंने आपका रूबेला और मेजल्स को बिल्कुल समाप्त करने की घोषणा कर दी कि हमारे देश में आज एक केस भी पीछे नहीं रहा है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहता है सस्ती किराया आवास योजना केंद्र सरकार ने किस श्रेणी के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? यानी कि सस्ती किराया आवास योजना, कौन सी योजना है? सस्ती किराया आवास योजना उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो किसके लिए? प्रवासियों के लिए। ठीक है ना, जो प्रवासी कामगार हैं। कौन से कामगार हैं? प्रवासी कामगार। जो आपके प्रवासी कामगार हैं उनको यह योजना उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने यह भी कहा था कि हम 2 मिलियन ऐसे घर अवेलेबल कराएंगे कि जिन व्यक्तियों की सिर के ऊपर छत नहीं है उन्हें हम आवास उपलब्ध कराने की घोषणा करते हैं। उसके साथ साथ एक स्टेप और आगे उठाया गया है कि जो प्रवासी कामगार हैं, यानी कि जो मजदूर हैं, कामगार बोले तो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, जो दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, जिनका वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं होती, उनको भी आवास कैसा उपलब्ध कराया जाएगा? तो आपको दिखाई देने लग रहा है ना, सस्ता किराया आवास योजना बिल्कुल सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा और ऊपर कीजिए इसको। ठीक है, बिल्कुल बीच में आया हुआ है। ये कहता है समाधान से विकास, मैं साइड में हो जाता हूं तब तक आपको साफ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, समाधान से विकास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई है? यानी कि समाधान से क्या कहता है? समाधान से विकास, यानी कि समाधान से विकास योजना। चलो साथियों को दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी यहाँ पर बताता हूँ, घबराने की जरूरत भी नहीं, ये तो अपनी स्वयं खुद की योजना है ना, हरियाणा सरकार के द्वारा आरंभ की गई है, हरियाणा सरकार के द्वारा। समाधान से विकास योजना है, किसके द्वारा आरंभ की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा आरंभ की गई है। अब इसके योजना के अंदर क्या है, तो आपने नाम सुना होगा बिल्डर्स के बारे में, ठीक है ना, जो बहुमंजिला इमारत बनाते हैं, ठीक है ना। आपने ऊंची ऊंची इमारतें देखी होंगी बड़े बड़े शहरों के अंदर, जैसे आपका जो मिलेनियम सिटी कहा जाता है ना, वो आपका गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। मुंबई के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी, दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगी, कोलकाता। तो वो जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का जो टेंडर उठाते हैं ना, उन्हें बिल्डर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बिल्डर्स कहा जाता है। वो रियल स्टेट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? रियल स्टेट के अंदर आते हैं। अब रियल स्टेट के जो कार्य करते हैं उनको दो प्रकार के कर देने होते थे, कि दो प्रकार के टैक्स अदा करने होते थे। लेकिन समाधान से विकास, यानी कि सबको घर अवेलेबल कराएंगे, बहुमंजिलों इमारतों में भी अवेलेबल कराएंगे, जो काम करने वाले हैं सबके लिए अपना आवास अवेलेबल कराएंगे। तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो रियल स्टेट का काम करते हैं उनको दो प्रकार के कर नहीं देने होंगे, एक प्रकार का कर देना होगा, और वो रियल स्टेट का कार्य बिल्कुल आसानी से बिना किसी समस्या के आराम से कर सकता है, ठीक है ना। इस प्रश्न में ये प्रश्न आपका बीच में रहा, ऊपर नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा सॉरी, खेद प्रकट करता हूं। लेकिन दूसरा एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूं साथियों, इस प्रश्न को नीचे कर दो, अभी इस प्रश्न को बिल्कुल नीचे डाल दो ताकि दिखाई ना दे बीच में, ठीक है ना। थोड़ा नीचे कर दो, नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, इसको थोड़ा और नीचे कर दो, थोड़ा और कर दो, अड़का बिल्कुल थोड़ा और नीचे करो, हाँ बस, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आपसे थोड़ी और। अभी कल एक आंकड़ा और आया था हमारे सामने, ठीक है ना, कि देश में बेरोजगारी को लेकर के बात की गई थी। किसको लेकर के बात की गई थी? बेरोजगारी को। यहां पर तो साफ दिखाई दे रहा है ना भी, बेरोजगारी को, कि हरियाणा देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी प्रतिशत में किस राज्य के अंदर है? सर्वाधिक बेरोजगारी देश के किस राज्य के अंदर है? तो वहां पर भी आपका कौन सा राज्य बना था? हरियाणा बना था जी, हरियाणा, ठीक है ना। बड़ी कमाल की बात है ना, हरियाणा देश में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य बना है, जहां पर 33% युवा, कितने प्रतिशत साथियों? 33% युवा बेरोजगार हैं। क्या हैं? बेरोजगार हैं। हरियाणा नंबर 1 पर, हरियाणा 1 और हरियाणवी 1। श्री मनोहर लाल खट्टर का ये स्लोगन था ना, ठीक है ना। और उससे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा था हरियाणा नंबर 1। तो हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया है, लेकिन पहुंचा किसी दूसरी जगह पे है, बेरोजगारी के अंदर। कहां पर पहुंचा है? बेरोजगारी के अंदर। हरियाणा की राजधानी और गवर्नर सीएम बताने की जरूरत है नहीं, वो आप सबको पता है। और लेकिन अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में पाई गई है? कम, सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य के अंदर पाई गई है? तो उस राज्य का नाम है असम। बिल्कुल आपका असम है, जिसके अंदर 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग, समझ में आया कि नहीं आया? 1 पॉइंट समथिंग वहां पर बेरोजगार पाए गए हैं। डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो असम है, माइंड में कर लें। आपका डेफिनेटली आंसर क्या है? वो असम है, जहां पर सबसे कम बेरोजगारी पाई गई है। तो उसका नाम क्या है? असम है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर पाई गई है? हरियाणा के अंदर पाई गई है। अब बात करते हैं कि असम का राज्यपाल कौन है, क्योंकि असम तो थोड़ा बाहर से हो गया ना, दूर भी है, पूर्व में लगता है। असम का राज्यपाल कौन है? गवर्नर, ठीक है। तो असम के राज्यपाल का नाम है श्री जगदीश मुखी, श्री जगदीश मुखी, ठीक है ना। श्री जगदीश मुखी कहां का गवर्नर है? असम का गवर्नर है। और असम का सीएम कौन है? असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मुख्यमंत्री रहेगा श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री सर्बानंद सोनोवाल यहां का क्या रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज आपकी करंट अफेयर, ठीक है ना। आज की बोले तो 10 जुलाई 2020, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर चलने लग रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्टडी करें, आराम से करें, अपने नोटबुक लगा लें, डेली की उसमें आप रिटर्न करते रहें, ठीक है ना। आप देखोगे कि 2 महीने के बाद अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप स्वयं स्टडी कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए,
और अपनी खुद की लड़ाई स्वयं लड़िए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।